छात्रों, लर्नप्लिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं नीतीशधर द्विवेदी, जो वर्तमान समय में बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा में मेरा 123 अंक था और शिक्षक भर्ती परीक्षा में 129 अंकों के साथ मैंने शिक्षक भर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण किया और वर्तमान समय में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने प्राप्त किया है, वो जो अनुभव मुझे मिला है, उस अनुभव को मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ भी शेयर कर सकूं और उसका फ़ायदा, उसका लाभ जो है आपको भी आगामी, चाहे यूपी टेट की परीक्षा हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, उसमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप लोगों को मिल सके। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों की पूर्णतः तैयारी करवाने का प्रयास करूंगा। जिस संबंध में हम लोग अभी जो ऐच्छिक विषय है 30 नंबर का संस्कृत, उस संस्कृत विषय के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और संस्कृत विषय में जो बेसिक चीज़ है, जो सबसे शुरुआती चीज़ है, वर्ण व्यवस्था, आज हम लोग उस वर्ण व्यवस्था का वर्ण और वर्ण के भेद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूपी टेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारे प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। उसके पहले आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि इसका फ़ायदा, इसका लाभ और सारे हमारे जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो यूपी टेट की परीक्षा देने वाले हैं, जो कि 25 जुलाई 2021 को प्रस्तावित है, उसका लाभ वो भी प्राप्त कर सकें और अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। अभी हम लोग संस्कृत विषय में वर्ण का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं वर्ण से। वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो आइए देखते हैं सबसे पहले वर्ण क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि वर्ण क्या है। तो जब वर्ण की बात आती है तो सबसे पहले वर्ण के परिभाषा की बात आती है, वर्ण किसे कहते हैं इसकी बात आती है। तो आज हम लोग विस्तृत रूप में सिर्फ वर्ण की चर्चा करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या होती है, जो कि यूपी टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है आपका। चलिए आइए देखते हैं हम लोग वर्ण क्या है। सबसे पहले हम लोग वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसको बांटा नहीं जा सकता है। तो भाषा की लघुतम इकाई, लघुतम का मतलब होता है सबसे छोटी, तो भाषा की लघुतम इकाई जिसको विभाजित न किया जा सके या जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसके खंड न किए जा सकें, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो भाषा की लघुतम इकाई माने भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको विभाजित न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण जो है वो भाषा की व्याकरण के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे शुरुआती चीज़ है, आपका सबसे बेसिक चीज़ है वर्ण। ठीक है। तो आइए उदाहरण देख लेते हैं कि वर्ण क्या है। जैसे ये आपका उदाहरण है, जैसे आपका अ हो गया, उ हो गया, क हो गया, प हो गया आदि। तो ये सब वर्ण है, इन्हें वर्ण कहते हैं। आइए अब हम वर्ण के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ण के भेद कितने हैं, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन।
तो वर्ण के भेद। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला भेद है आपका स्वर और दूसरा भेद है आपका व्यंजन। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए अब हम स्वर के बारे में जान लेते हैं। इसको हटा दिया जाए। यहां से देखते हैं वर्ण के दो भेद। एक है आपका स्वर, जिसको हम अच भी कहते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि इसको अच क्यों कहते हैं। वो जब हम लोग प्रत्याहार पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे, इसको अच क्यों कहते हैं। और दूसरा भेद है इसका व्यंजन, जिसको हम लोग हल बोलते हैं। अब हल क्यों बोलते हैं वो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, जब प्रत्याहार का अध्ययन हम लोग करेंगे। आइए स्वर के बारे में जानते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं, सबसे पहले वह बात आती है स्वर की परिभाषा की। स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर किसे कहते हैं। तो बात करें अगर हम स्वर की परिभाषा की, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे हो गया आपका अ, इसको बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये स्वयं से बोला जाता है। आपका ई हो गया, आपका ए हो गया, तो ये सारे क्या हैं, स्वर हैं। इनका उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक बार पुनः से जान लीजिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और दूसरी तरफ बात करें व्यंजन की, तो ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका क हो गया, व्यंजन का ये होता है, लेकिन जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो इस का उच्चारण करना संभव नहीं है। जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो इसमें हम कोई ना कोई स्वर जोड़ेंगे, तभी इसका हम उच्चारण कर सकते हैं। जैसे क में हम आ जोड़ेंगे तो ये बनता है क। इसका हम उच्चारण कर सकते हैं, इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यंजन की परिभाषा ही यही है कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं और जो हलंत्य व्यंजन है उसमें स्वर शामिल नहीं होता है, इसलिए इसको हम सिर्फ लिख सकते हैं, इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसका उच्चारण करने के लिए इसमें हमें स्वर को जोड़ना पड़ेगा, तभी इसका उच्चारण हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे हमको ची लिखना है, चा में जैसे देखिए चा है और चा में हम बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो इसका उच्चारण हम ची कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चा का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका उच्चारण करने के लिए इसमें हमें किसी ना किसी स्वर को जोड़ना पड़ेगा, तभी इसका उच्चारण संभव है। अन्यथा व्यंजनों को सिर्फ लिखा जा सकता है, उनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो एक बार पुनः से सुन लीजिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है, या ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो स्वर
ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। और ऐसे वर्ण जो व्यंजनों की स्वरों की सहायता से बोले जाएं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो स्वर आपका हो गया, व्यंजन हो गया, वर्ण हो गया आपका। अब वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। अब हम बात करते हैं स्वर की। तो स्वर की परिभाषा आपने समझ लिया कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वरों के भी तीन भेद होते हैं। स्वरों के भी तीन भेद होते हैं। पहला है आपका ह्रस्व, या इसी को आप मूल स्वर कहते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। ठीक है। और इन दोनों के उच्चारण के बाद एक तीसरा स्वर आपका बनता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक है। वैसे मूलतः दो ही स्वर होते थे, अब उच्चारण के आधार पे ये तीसरा स्वर भी बनाया गया प्लुत स्वर। मूलतः दो ही स्वर थे। ठीक है। कुछ उच्चारण हुए जिनमें कुछ ज़्यादा समय लगा, तो जिसके आधार पे ये तीसरा स्वर भी बन गया, जिसको हम लोग प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं ह्रस्व या मूल स्वर की। तो इन्हें मूल स्वर क्यों कहा गया? क्योंकि बाकी के जो हैं वो इन्हीं स्वरों से बन जाते हैं, इसीलिए इनको मूल स्वर कहा गया। तो संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर की हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में अल्प समय लगता है, कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। ठीक है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है या एक गुना समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखें तो जो ह्रस्व स्वर हैं, जो मूल स्वर हैं, वो 5 हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री और लरी। ये कुल मिला के कितने हैं? 5। ठीक है। अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें, संस्कृत व्याकरण की बात करें, तो जो ह्रस्व या मूल स्वर हैं उनकी संख्या 5 है। अ, ई, उ, री और लरी। ठीक। तो ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। आ, ई, उ, री और लरी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग दीर्घ स्वर पे। तो इसकी परिभाषा बस उसी से थोड़ा सा एक मात्रा और बढ़ा देंगे। ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे। ठीक है। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय। ठीक। तो ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये इनकी संख्या मूल रूप से 4 है। ए, ओ, औ। इसके अतिरिक्त व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी संख्या 4 है। इसके अतिरिक्त जो आपके ये मूल स्वर हैं इनके भी दीर्घ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे आपका बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, तो ये भी किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में। अब चूंकि ये इन्हीं के दीर्घ रूप हैं इसलिए इसमें इनको शामिल नहीं किया गया है। बाकी अगर बात आए कि ये दीर्घ हैं या ह्रस्व हैं तो ये दीर्घ हैं,
क्योंकि इसी में से दो आ मिला के ये बड़ा आ बनता है। इसी प्रकार से दो ई को मिला के ये बड़ी ई बनती है, दो ऊ को मिला के ये बड़ा ऊ बनता है। तो एक मात्रा एक आ का और एक मात्रा दूसरे आ का, तो इसमें दो मात्रा का समय लगता है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर की परिभाषा, ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर बात करें संस्कृत व्याकरण के आधार पर, संस्कृत वर्णमाला के आधार पर, तो इनकी संख्या है 4। ठीक है, अब हम लोग तीसरे की बात करते हैं, प्लुत स्वर की। तो उच्चारण के आधार पर ये तीसरा स्वर आपका बनता है प्लुत स्वर। अब इसमें दो मात्रा का समय लगता था, इसमें एक मात्रा और बढ़ा देंगे, 3 मात्रा का समय लगेगा। ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। हालांकि इसका उपयोग बहुत ही कम मिलता है। मुख्य रूप से आपको ये दोनों स्वर पढ़ने हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इन्हीं का उपयोग आपको बहुतायत मात्रा में मिलेगा। प्लुत स्वर का उपयोग बहुत कम मिलता है। इसका उदाहरण आपको बता दें, जैसे ओम लिखा जाता है, तो इसकी पहचान भी ये है कि ये जो 3 है इसमें ये 3 लिखा होता है प्लुत स्वर में। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप लोगों को ध्यान देना है ह्रस्व और दीर्घ स्वर पर, क्योंकि अगर ह्रस्व और दीर्घ आप लोग पढ़े रहेंगे तो ये आपको हिंदी भाषा में जब आप लोग छंद पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये मात्रा लगाने में भी इसका उपयोग मिलेगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है, इसलिए इसको दोनों को आप लोग बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्वर। बहुत ही आसान चीज़ है। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, संख्या 5 है संस्कृत वर्णमाला के अनुसार। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, इनकी संख्या वर्णमाला के आधार पे 4 है। बाकी जो मूल स्वर हैं इनके दीर्घ रूप भी इसी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। और प्लुत स्वर, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है और इसका उदाहरण ओम है। अभी आप जान लीजिए संस्कृत वर्णमाला के हिसाब से जो स्वर हैं उनकी संख्या है 9। 5 आपके ह्रस्व स्वर और 4 आपके दीर्घ स्वर। इनको मिला के कुल मिला के 9 स्वर जो हैं वो संस्कृत वर्णमाला के आधार पे हैं। और इसी प्रकार जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। तो 33 व्यंजन और 9 स्वर, तो कुल मिला के आपके हो गए संस्कृत वर्णमाला में जो कुल वर्णों की संख्या होती है वो है 42। संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या हो गई 42, 9 स्वर और 33 व्यंजन। ठीक है, इस आधार पे कुल वर्णों की संख्या 42 हो गई। तो ये हमने अभी स्वर देखा। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। परिभाषा हमने जान लिया है। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके हम लोग 4 भेद पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। हम लोग आ जाते हैं व्यंजन पे। तो इसके 4 भेद हैं। सबसे पहला भेद इसका होता है स्पर्श व्यंजन। इसका दूसरा भेद होता है ऊष्म व्यंजन। तीसरा भेद होता है अंतस्थ व्यंजन। और चौथा भेद होता है जिसे हम कह सकते हैं कि इन्हीं में से बनता है, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये 4 भेद मुख्य रूप से हम लोग व्यंजनों के पढ़ेंगे, जिसमें 3 तो मुख्य होते हैं और संयुक्त व्यंजन इन्हीं में से मिला के बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श से ही स्पष्ट हो जाता है कि स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो ये ऐसे व्यंजन हैं जो कि कहीं ना कहीं पे छूते हैं, जो उच्चारण करते समय कहीं ना कहीं पे छूते हैं।
देखिए स्पर्श व्यंजन की परिभाषा ही यही बन जाती है, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल मिला के 25 है। कहाँ से लेके कहाँ तक? जब हम वर्णमाला उठा के देखेंगे तो का से लेकर का से मा तक। अब इसमें आप देखिए क ख ग घ अंगा जो कि क वर्ग हो गया, इसी प्रकार से च वर्ग च छ ज झ ञ, इसी प्रकार से ट वर्ग ट ठ ड ढ अण, इसी प्रकार से आपका त वर्ग इसमें आता है त थ द ध न, प वर्ग आपका आता है प फ ब भ म। तो कुल मिला के 5 वर्ग आते हैं, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग ता वर्ग और पा वर्ग। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 वर्गों में मिला के 5 पचम 25 वर्ण होते हैं। चाहे आप का से मा तक गिन सकते हैं, 25 वर्ण होते हैं। परिभाषा एक बार पुनः से देख लीजिए, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इनका उच्चारण करने में मुख के किन भागों का स्पर्श होता है उसकी चर्चा जब हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब वहाँ पे किया जाएगा। हो सकता है अगले वीडियो में या उसके बाद अगले वाले वीडियो में करेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि का उच्चारण करते समय किस भाग का स्पर्श हो रहा है, चा का उच्चारण करते समय, माँ का उच्चारण करते समय किस भाग का स्पर्श हो रहा है। तो वहाँ पे हम समझेंगे इसको कि किस भाग का स्पर्श होता है वास्तव में। तो अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं ऊष्म व्यंजन। तो आ जाते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन पे। ऊष्म से ही अर्थ स्पष्ट होता है कि ऊष्मा, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। माने जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर की रगड़ से जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। 4 में कौन कौन से हैं आपके? श, श, श और ह, माने तीनों स और ह। ये 4 वर्ण आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है, तो ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। इनका क्रम भी आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रश्न में सिर्फ क्रमों को उल्टा करके दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ऊष्म व्यंजनों का सही क्रम क्या है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि कौन सा सा किस क्रम पर आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि आप तीनों सा के क्रम को समझें, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि कौन सा सा जो है क्रम क्या है इसका, है ना। और उच्चारण में भी आप अगर क्रमशः जानते रहेंगे तो उच्चारण भी आसानी से कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। तीसरी बात आती है अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन की कोई बहुत सटीक कोई परिभाषा नहीं होती है, बस इनकी संख्या 4 होती है। और 4 में कौन कौन से आते हैं आपके? या, व, र, ला। ये आपका प्रत्याहार के हिसाब से है। बाकी जो आपका क्रम बनता है वो यारा लावा का होता है। लेकिन जब आप माहेश्वर सूत्र उठा के देखेंगे, जब आप संस्कृत वर्णमाला उठा के देखेंगे तो वहाँ पे क्रम यही रहता है। ये यण प्रत्याहार बनता है, जो कि हम लोग प्रत्याहार जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। तो अंतस्थ व्यंजनों की भी कुल संख्या 4 होती है, या, वा, र, ल। अब देखिए कुल मिला के कितने व्यंजन बन गए हमारे? 25 हो गए स्पर्श व्यंजन, 4 हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन और 4 हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। कुल मिला के 25 4 29 और 4 33 पूरे हो गए हमारे व्यंजन। बात आती है फिर संयुक्त व्यंजन कहाँ से आया? तो हमने पहले ही बताया कि संयुक्त व्यंजन इन्हीं व्यंजनों में से
दो व्यंजनों को जोड़ के बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिलाना, ठीक है, जहाँ पे दो या दो से अधिक लोगों को मिलाया जाता है वही संयुक्त है। तो संयुक्त व्यंजन की परिभाषा ही यही बन जाती है कि जब दो व्यंजनों का योग होता है तो उससे जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वैसे तो वर्णमाला के हिसाब से देखा जाए तो ये भी कुल मिला के 4 इनकी संख्या बनती है। चलिए आइए देख लेते हैं कौन से वो 4 व्यंजन हैं जो कि संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं और वो किन किन वर्णों से मिलकर बनते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। जैसे आप देखिएगा ये आपका है छ, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ये जो छ है क्षत्रिय वाला, ये किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। तो इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। तो आइए जान लेते हैं किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। तो ये क और ये स से मिलकर बना है। इस वाले सा को हम बोलते हैं मूर्धन्य सा, जिसकी चर्चा हम लोग जब उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे, हो सकता है अगले वीडियो में। तो आपका क्ष आता है क्ष, इसीलिए इसमें पहले हम क का उच्चारण करते हैं क्ष। देखिए दो छ होते हैं, एक आपका ये छ होता है और एक आपका ये छ होता है। दोनों के उच्चारण में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसको हम कहते हैं छ और इसको हम कहते हैं क छ। क्ष माने पहले आधा क आता है, फिर छ आता है, स आता है, तो इससे आपका ये बनता है छ। इसलिए ये आपका संयुक्त व्यंजन होता है, इसको हम मिटा देते हैं। अब दूसरा संयुक्त व्यंजन आपका बनता है त्र। तो अब त्र किससे मिलके बना है? तो त्र बना है आपका त और र से मिलके, ठीक है। तीसरा संयुक्त व्यंजन आपका आता है ज्ञ। ज्ञ किससे मिलके बना है? तो ये मिलके बना है ज और इया से, ठीक है। बात करते हैं चौथे की, तो आप कहेंगे चौथा तो हमको दिखता नहीं है, छत्रंग्यम तक हम पढ़े हैं। तो चौथा भी है, जैसे हम श्री राम लिखते हैं उसमें जो हम श्री का प्रयोग करते हैं वो वाला स्र, और वो वाला स्र मिल के बना है ये स से और र से। इसको हम तालव्य सा बोलते हैं। इसकी चर्चा हम लोग उच्चारण स्थान वाले वीडियो में करेंगे। तो ये रही बात व्यंजनों की। तो व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। व्यंजन वर्णों को 4 भेदों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। क से लेके म तक इसमें 5 वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। दूसरा आपका है ऊष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। 4 में तीनों सा आते हैं और हा आते हैं। इनका क्रम ध्यान देने वाली बात है, इनका क्रम ध्यान दीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन की बात आती है, तीसरा जो इसका भेद बनता है, तो इनकी संख्या 4 है, या, व, र और ल, जो कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रत्याहारों के बारे में। और चौथा भेद आपका बनता है संयुक्त व्यंजन, जो कि 2 व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वैसे तो ये 4 हैं और चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। वो किन किन 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपको 6 दे दिया जाएगा और आपके पास 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किन 2 वर्णों से मिलकर 6 का निर्माण हुआ है, 6 बना है। तो अब ध्यान देने योग्य बात है कि क और स से मिलके 6 बना है, और त और रा से मिलके त्र बनता है, ज और या से मिलके ज्ञा बनता है, स और रा से मिलके श्र बनता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी वर्ण पढ़ लिया। वर्ण के 2 भेद हम लोगों ने स्वर और व्यंजन पढ़ लिए। स्वरों को अच कहा जाता है, इनकी संख्या 9 है। व्यंजनों को हल कहा जाता है, इनकी संख्या 33 है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वरों को और क्या कहा जाता है, तो उसमें आपको दे दिया जाएगा यण, इक, अच, कोई और एक प्रत्याहार दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वरों को अच कहा जाता है। अच क्यों कहा जाता है इसकी चर्चा भी हम लोग आगे
करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को पाने के लिए। धन्यवाद।